बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज के जरगे में मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत पे बात होगी और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है इंतहाई मोहतरम जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। आपका बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये आखिरी दिनों में आप लोगों को क्या सूझी कश्मीर में तब्दीली लाने का? कश्मीर में तब्दीली कोई शौक़ नहीं है जी। असल में अब तो इलेक्शन उनके नज़दीक हैं और इस इलेक्शन के नज़दीक आके हुकूमत लेना तो एक चैलेंज होता है, एक ज़िम्मेदारी है। इस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हाउस के अंदर, जो इस वक्त जमातों की पोजीशन है, और मौजूदा हुकूमत के दौर में जो कश्मीर की सूरत हाल डेवलप हुई और वहाँ अब जो फॉलो अप में उनके साथ जो हमारे मुज़ाकरात हुए, माहदे हुए, उसके फॉलो अप में भी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो पा रही। सो इमीडिएटली इलेक्शन भी एक मसला है क्योंकि सर्दियों में वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते, तो उनके टाइम जो है इलेक्शन का को 8-9 महीने है, तो जल्द भी इलेक्शन कराने की कोशिश की जाए तो प्रॉब्लम होएगा थोड़ा सा। इसलिए एक गवर्नमेंट तो आनी चाहिए। अब वो गवर्नमेंट कैसे आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, ये गवर्नमेंट जो है ये तो मसाइल की वजह बनी है, मसाइल का हल नहीं कर पाई। तो ये एक सिंपल वजह है, वरना इलेक्शन के करीब आके हुकूमत लेना कोई दानिशमंदी तो नहीं होती जी। तो आप लोग एक्शन कमेटी के मुतालबात हल कर सकेंगे? जी, एक्शन कमेटी के मुतालबात हल करने की वजह से ही ये गवर्नमेंट अब तब्दील हो रही है, क्योंकि उनके साथ किए गए माहदों पे बिल्कुल हम मुखलस हैं। वो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक वादे हैं, वो हमारे भी एजेंडाज़ हैं, उनके भी एजेंडाज़ हैं। ठीक है, उन्होंने पुट किए, लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी के तो बहुत सारे प्रोग्रामों में शामिल थे वो। लिहाजा हम उनके साथ इस मामले में बिल्कुल वाज़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी वाज़े तौर पे जब भी मीटिंग हुई है उन्होंने यही बात कही है कि उनके साथ जो वादे किए, इंसान की ज़बान होती है, अपने अहद किया है, 2 जमातों की कमेटी गई है, उनके साथ बैठ के गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वादे हुए हैं ना, तो वो वादे पूरे होने चाहिए। जो उनके साथ का सबसे बड़ा मुतालबा था मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करने का, वो पूरा करेंगे? उस पर जो पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो यही तरीक़ाकार उसका यही तय किया गया था कि वो हम कमेटी नहीं तय करते, बल्कि उसके लिए एक कमेटी बनाने का फ़ैसला हुआ था कि 2 मेंबरान कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो खारजा अमूर के भी माहिर हों वो फेडरल गवर्नमेंट दे, 2 कश्मीर गवर्नमेंट दे और 2 आज़ाद मेंबरान उनकी तरफ से आए। और ये जो 6 मेंबरान हैं ये इस पर तफसीली गौर करें, ये फ़ॉरेन ऑफिस से भी कंसल्ट करें, ये बाकियों से भी कंसल्ट करें कि कश्मीर के ऊपर हमारा जो मुकदमा है उसके ऊपर हमारा हरफ नहीं आनी चाहिए। ये मुतालबात हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन इसका फ़ैसला, ये तरीक़ाकार जो है क्या किया जाए कि इन हमारे दोस्तों के ग्रीवांसेस भी एड्रेस हो जाएं और कश्मीर के मुकदमे पे भी हरफ ना आए, तो ये उनसे ये जो वायदा लिखा गया था उसमें ही ये तय था। अब उसमें ये कमेटी बन के अब तक उस पर काम शुरू होना चाहिए था, जो अभी तक हुआ नहीं। ये वहाँ की गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए था, नहीं कर रही। अच्छा, लार्जेस्ट पार्टी तो आप हैं, लेकिन नंबर्स क्या आपके पूरे हैं? सभी सब नंबर तो होंगे तो गवर्नमेंट बनेगी ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम बाकी जमातों से मुशावरत ऑलरेडी कर रहे हैं। अब क्या होगा, मोड क्या होगा, किसके कौन से वोट होंगे, कितने होंगे, इसके बारे में अभी ठीक। लेकिन मुस्लिम लीग नून वोट देगी आपको? आप समझिए कि हाँ, क्योंकि उन्होंने वैसे तो ऐलान किया हुआ है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा। लेकिन ऐसी सूरत हाल से कश्मीर को निकालने में मुस्लिम लीग भी हमसे पीछे तो नहीं रह सकती। तो वोट दे देगी हुकूमत साजी के लिए? देना चाहिए। नहीं, आप तो कहेंगे कि देना चाहिए, लेकिन क्या वो दे देगी? मेरा ख्याल है दे देंगे, इसलिए कि वो भी तो नहीं चाहते ना कि हालात ख़राबी की तरफ जाएं। और अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती, तो मतलब वहाँ पे वैसे भी हो सकता है कि मेंबर पूरे कर ली हो जाएं, लेकिन फ़र्ज़ करें मुस्लिम लीग ऐसा नहीं करती तो फिर वो क्राइसिस को बढ़ाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग इस वक्त। लेकिन हालात की ख़राबी में वज़ीर-ए-आज़म का क्या किरदार था? वो तो कहते हैं करप्शन पे उन्होंने काबू पा लिया था, अखराजात में कमी की थी। जब बजट ही स्पेंड न करें तो अखराजात पे कंट्रोल ही हो गया। ये तो कोई तरीका नहीं है। आपने इस निज़ाम को भी चलाना है और यकीनन करप्शन को भी कंट्रोल करना है और ख़त्म करना है। लेकिन ये जो कश्मीर के अंदर उठने वाली लहर थी, ये लोगों के मुतालबात तो साफ़ी साहब जो सेहत के, बाकी तालीम के, अदरवाइज़ जो सहूलतें हैं उसके
महंगाई के, ये मुतालबात तो हमेशा से होते, यहाँ भी हैं वहाँ भी थे। और इन मुतालबात को टाइमली हैंडल ना करना या गवर्नेंस का जो तरीक़ाकार है, मतलब वहाँ गवर्नमेंट बनाई तो 6 महीने तो पोर्टफोलियो ही नहीं दिए, मिनिस्टर्स थे, पोर्टफोलियो नहीं था, किसी दफ्तर में नहीं जा सकते, कोई काम नहीं, सारा कुछ सेंट्रलाइज कर लिया। तो ये जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, इसमें सेंट्रलाइजेशन चलती नहीं है। तो सबका ये इत्तेफाक राय है कि वो ख़ुद मसाइल की वजह बन गए। अच्छा, तो कब ये अमल शुरू होगा और कब तक एक्सपेक्टेड है? मुशावरत कर रहे हैं इस पर एक आध दिन में। नए वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम तजवीज़ हुआ है? हमारी जमात की मुशावरत हो रही है, उसमें 2-3 नाम जो सीनियर हैं उनको देखा जा रहा है। अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ कि किसका। 2-3 सीनियर नाम हैं, उनमें से कोई एक नाम आ जाएगा। और जो सीनियर नामों में हमारे इस वक्त पंजाब वहाँ की पार्टी के सदर हैं चौधरी यासीन साहब, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो स्पीकर हैं, वो भी साहब का सदर है, पार्टी के सीनियर 3 लोगों में से हैं। सरदार याकूब साहब भी ख्वाहिशमंद हैं, उनको लिया जाए, वो पहले भी सदर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे, तो सारे संजीदा और सीनियर लोग हैं। अच्छा, इनमें से कोई बनेगा होपफुली। और फैसला कौन करेगा? फैसला तो यकीनन पार्टी के आदत चेयरमैन साहब करेंगे। चेयरमैन साहब पार्टी फैसला करेंगे, तो पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार नहीं देते आप? पार्लिमानी पार्टी के मशावरत से ही फैसला होता है। पार्लिमानी पार्टी की मशावरत के बगैर फैसला नहीं होता। एक मीटिंग बिलावल साहब ने जरदारी हाउस में की है और दूसरी मीटिंग सदर साहब के साथ हुई है। अब वो जिसके साथ और चाहेंगे मशावरती के अमल उन्होंने किया है। एक तो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी की तरफ से दोबारा कुछ एडवेंचरिज्म का ख़तरा है, तो इन हालात में यहाँ पे ये माहौल गर्म करना दुरुस्त था? मैंने अर्ज़ किया जी बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। और अब इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन में तो ये चॉइस नहीं होनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट भी जो गवर्नमेंट लेती है, इस थोड़े से टाइम में लोगों की ख्वाहिशों को क्या पूरा कर पाएगी, और फिर लोगों का गुस्सा आ जाएगा, लोगों की नाराज़गी आपके गले पड़ेगी, लेकिन आपके पास रास्ता कोई नहीं है। अगर इस सूरत हाल में वहाँ पे कोई मुहिम जो दूसरी तरफ से हो जाती है तो मसाइल में और इजाफा होगा। तो ये तो इसी मैंने कहा ना, ये कम्प्लेक्स इशूज़ हैं जिनकी वजह से ये सारा फैसला करना पड़ा। अच्छा, थोड़ा सा मुल्की हालात पे तबसरा आपका चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसके जो दावे हैं मईशत के हवाले से और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो दुरुस्त है? देखिए, किसी भी दावे की दुरुस्तगी का या उसकी अदम सेहत का जो फ़ैसला है वो तो हालात पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जब आई थी तो सूरत हाल क्या थी, या जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो हमारी सूरत हाल क्या थी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, और इस वक्त जो गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी या खारजा ताल्लुकात के हवाले से है, वो यूरोप के साथ हो, वो अमेरिका के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, वो मुस्लिम ममालिक के साथ हो, इस वक्त पाकिस्तान वो बहुत बेहतर है। यकीनन आज पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, पाकिस्तान को एक मेन प्लेयर माना जा रहा है, उसके साथ एक तावन का बड़ा ज़ोरदार तरीका जो सारे रोज़ आप भी देखते हैं, मैं भी देख रहा हूँ। इसी तरह मुस्लिम ममालिक के अंदर भी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में और बेहतरी आई है, चाइना के साथ ताल्लुकात में और बेहतरी आई है। अब सऊदी अरब के साथ होने वाला जो दफ़ाई माहिदा है, इससे भी ताल्लुकात का आपको और ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है। और फिर मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का रोल भुट्टो साहब के दौर में तो था, उसके बाद हमें प्लेयर के तौर पे कभी नहीं लिया गया, हम सपोर्टर के तौर पे ज़रूर होते हैं वहाँ पे। तो अब तो पाकिस्तान को एक प्लेयर के तौर पे वहाँ पे एक स्टेक होल्डर के तौर पे लिया गया, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि खारजा और हिंदुस्तान जो हमारा रवायती मुखालिफ है, उसको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या हालात के बदौलत उसको वो ज़िक्र हुई है कि पाकिस्तान को उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो खारजा पॉलिसी के लिहाज से तो आप यकीनन जब कंपेयर करें पिछले से तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी तरह जो इकॉनमी की सूरत हाल है, इकॉनमी में भी इस वक्त आपको जो लैंडिंग एजेंसीज़ हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही हैं, आपकी रेटिंग उन्होंने बेहतर की है। पाकिस्तान का रेवेन्यू जो टारगेट रखा गया, वो टारगेट तो चले उस तरह पूरे नहीं हुआ करते, हमारे यहाँ टारगेट बड़े एम्बिशियस भी बाज़ औक़ात रख लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात दबाव के तहत भी रख लिए जाते हैं, लेकिन जब टारगेट अचीव करने के लिए कोशिशें होती हैं तो वो सारे शायद नहीं हो पाते। लेकिन रेवेन्यू में रिकवरी का खासा बेहतरी आई है। तो गवर्नमेंट अपने तक कोशिश कर रही है। इकॉनमी के इंडिकेटर्स और क्या होंगे, स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में कमी हुई है,
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई है, जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हुकूमत की माली पॉलिसी के इस्तेहकाम की बात ही करती। ठीक। तो अगर ये मामला बेहतर हैं तो फिर ये पिछले दिनों आप लोगों ने लड़ाई क्यों लड़ी उनके साथ, बयानबाजी की? हाँ, बयानबाजी साफ़ी साहब वो चलें, वो सेटल हो गई, अब ख़त्म हो गई। वो अनफॉर्चुनेटली और अनकॉल्ड फॉर थी। हुआ बेसिकली आपको भी पता है कि फ्लड्स आ गए। अब हम कोई एक जमात तो नहीं बन गए ना जी, हम अपने अपने ख्यालात के हामिल लोग हैं। उस फ्लड्स के अंदर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने अपने तई अब उसके लिए कोशिशें की हैं, उनको आप समझते हैं कि बड़ा कामयाब हमने ऑपरेशंस किए हैं, तो बिस्मिल्लाह उनका हक है, करें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन साहब वहाँ गए, उन्होंने जाके बाकायदा, जो फर्स्ट फेज़ था उस वक्त तक कभी रेस्क्यू हो रहा था, अभी फ्लड आ रहा था ना, तो रेस्क्यू के उस मामले में और उसके बाद साथ साथ रिहेबिलिटेशन थी, लोगों को कुछ ना कुछ इमदाद देने का मामला था। तो बिलावल साहब ने वहाँ पे जाके सारा अमल खुद मुजाहरा भी देखा उसका, और फिर मुतासरीन से भी मिले। सो मुतासरीन से मिलने के बाद उन्होंने बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा, अप्रिशिएट किया कि उनकी मशीनरी बड़ा अच्छा काम कर रही है। फिर वो मुल्तान में भी गए, वहाँ पे भी किया। उसके बाद उन्होंने एक बात वहाँ पे किसानों के साथ भी जब मज़ाकरात गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी तरफ से भी मुतालबा आया और बिलावल साहब ने भी कहा, दो काम थे। एक तो ये कि जी आप ज़रूरी इमरजेंसी लगाएं, क्योंकि ज़रूरी इमरजेंसी लगा के ही आप उनको फौरी तौर पे जो प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको रोक के आप उनको इमदाद दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो खासे प्रोसीजर्स होते हैं। और इंटरनेशनली भी अगर आपने फ्लैश अपील करनी है तो उसके लिए भी इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट थी। और दूसरा ये था कि लोगों को, एक तरीका ये होता है कि उनके घर बार बह गए, फसल बूटे ख़त्म हो गए, माल जानवर कुछ रह गए, कुछ बच गए, तो अब फौरी तौर पे उन लोगों को पानी से निकाल के किसी खुश्क जगह पे ठहराना है, उनको छत देनी है, ये छत नहीं तो टेंट देना है कुछ, और खाना पीना देना। एक तरीका ये है कि उनको जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती है ये ख़रीदारी करें, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। वो ख़रीदारी में भी जो घपले होते हैं वो भी आप आगाह हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पे भी फेवरेटिज्म चलता है। तो हमारा ये ख्याल था पार्टी का और बिलावल साहब का, और उन्होंने यही बात वज़ीर आज़म साहब को भी कही, मीडिया के ज़रिए भी कही, और फ़ोन करके भी हमारी मौजूदगी में उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा किया फ़ोन करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि एक एमरजेंसी लगाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक आज़मूदा प्रोग्राम है हमारा, इसके ज़रिए आप क्विकली लोगों को जो एक छोटा चंक कैश ग्रांट होती है ना जी, ये माजी में जब भी कभी कोई इस तरह की आफत आई, फ्लड आया, कोई ज़ल्ज़ला आया, कोई और, तो उसमें किसी इलाके के अंदर अगर फौरी तौर पे नकद रकम देनी थी तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सर्वे बड़ा कम्प्रिहेंसिव है और एक अच्छा हमारे पास व्हीकल है, तो उसके ज़रिए दे दी जाए। उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्यों? तो हमने कहा जी कि ये तो वो प्रोग्राम है जो आपकी अपनी हुकूमत ने इसके बजट बढ़ाए हैं, और अभी जब इस पिछले बजट में IMF ने तमाम जो आपकी सब्सिडियां हैं वो काटने की बात की है या ख़त्म करने की बात की है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कैश ग्रांट देता है, इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने 200 अरब रुपए का बजट बढ़ाया है पिछले साल से। आप लोगों इस पे एक बहस छिड़ी, और अनफॉर्चुनेटली वो बहस इस तरफ चली गई कि जी पीपल्स पार्टी शायद पंजाब के अवाम के हकूक़ के ऊपर एतराज़ करती है, फिर को पानी की बहस छेड़ दी गई जो कि हमारे ख्याल में मुनासिब नहीं थी, और फिर वो जिस लेवल पे छेड़ी गई वो बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। अगर आप पार्टी को या एक सूबे को अलेज करें तो फिर जमात को अपनी फेस सेविंग के लिए हक़ाइक़ तो लोगों के सामने मोहलत दी है। अब आप लोगों ने 1 महीने की मोहलत दी है। मोहलत तो नहीं दी है जी, हमारी उसके बाद मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी चेयरमैन साहब की हुई, और सदर साहब के साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, हमारी कमेटी भी मिली। तो ये बात तो दुरुस्त है ना साफ़ी साहब, आप भी जानते हैं कि 1.5 साल होने को है या हो चुका है। तो हमारी जो गवर्नमेंट बनाते वक्त मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे पे जिस तरह हम लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उस पर हमारे गिले शिकवे तो चलते रहते। बहुत दफ़ा मीटिंगें पहले भी होती रही, पंजाब में भी मीटिंगें होती रही। अब फिर इन तलखी के बाद जब मामला ठंडा हुआ तो सीनियर्स ने बैठ के बातें की हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ही मिल के फ़ैसले करने होते हैं। उन्होंने मिल के ये फ़ैसला किया कि ठीक है जी, कोई फौरी तौर पे फ़ैसले ना किए जाएं, बल्कि आप गवर्नमेंट से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, तो आपको देखना चाहिए।
लिहाजा फैसला हुआ कि 1 महीने के बाद फिर CEC की मीटिंग करेंगे और फिर देखेंगे लाया अमल क्या है। ये किस तरह के मुतालिबात है आपके? ये वही मुतालिबात है जो हमने गवर्नमेंट बनाते वक्त एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, जो शहबाज शरीफ साहब ने बीइंग मुस्लिम लीग के सदर, वज़ीर आज़म उस वक्त नहीं बने थे वो, और बिलावल साहब ने साइन किया था। एक आप लोगों ने कहा था कि हम हुकूमती ओहदे नहीं लेंगे, तो ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये भी तो हुकूमती ओहदा है। नहीं, हुकूमती ओहदे होते हैं जी, बेसिकली हम वजारत का हिस्सा नहीं होंगे। वैसे तो फिर हुकूमती ओहदा सदर भी है, और नहीं वो तो रियासती रियासत और हुकूमत मिलती जुलती चीज़ होती है जी। आप लोगों ने बात की थी कि हम सिर्फ आईनी ओहदे लेंगे। ये जो आईनी ओहदे होते हैं ना, मैं तो इस पर बात पे भी हैरान हूँ, ये वज़ीर और वज़ीर आज़म को गैर आईनी ओहदे होते हैं, ये भी आईनी ओहदे होते हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कायरा साहब के साथ मज़ीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ ही जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने लिए क्यों जगह नहीं बना सकी? हमारे लिए कई सारे चैलेंजेस आए हैं पंजाब में। उसमें पंजाब की पार्टी को एक तसलसल के साथ नज़र में रखा गया है, उसको तोड़ा गया है 2002 से पहले भी, और 2002 में आपको याद है हमारे 21 मेंबर्स तोड़ लिए गए थे और तोड़ के एक काफ लीग की हुकूमत बना दी गई थी। तो ये अमल जो होता है कि आप इलेक्टेबल जो पार्टियों के होते हैं, अब बदकिस्मती ये है ना कि जी मुल्क के अंदर जमातें कमज़ोर हुई हैं, इलेक्टेबल मजबूत हो गए हैं। तो वो जो इलेक्टेबल जमात के अंदर थे उनको निकाल लिया गया, उनके बाद दूसरे आए तो उनको भी निकालने की कोशिश की गई। एक मुसलसल दबाव भी है, और फिर पंजाब के अंदर कुछ ऐसी तहरीक भी रहीं जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। कुछ हमारे अपनी भी गलतियाँ पीपल्स पार्टी की भी हैं, हमें भी ज़्यादा मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है। ये पंजाब में मरियम नवाज़ साहबा की हुकूमत वाकई बेहतर है या कि सिर्फ इश्तिहारात की हद तक है? देखिए साफ़ी साहब, उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं वो तो काफ़ी सारे हैं। अब उन प्रोग्राम्स पे नीचे भी अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो तफसील देखने की ज़रूरत है। अगर आप उनके प्रोग्राम्स देखते हैं तो वो तो काफ़ी सारे उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी, बाकियों के लिए भी किया है, कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो प्रोग्राम नीचे डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं, या उनका एक स्ट्रक्चर तो आप दिखा देते हैं ना सामने, फिर उसका पूरे सूबे के अंदर उसके असरात आने होते हैं, तो वो कितना टाइम लगता है, वो फौरी तौर पे तो नहीं होता। तो क्या उसी जज्बे का इजहार पीछे भी है या नहीं, ये अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, और ये जो अमन अमान की सूरत हाल, वो दावा कर रहे हैं कि पंजाब में बहुत बेहतर हुई है, तो वाकई बेहतर हुई है? ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में इस वक्त जो कत्ल व गारत की सूरत हाल थी, डकैतियों की सूरत हाल थी, उसमें नुमाया कमी हुई। लेकिन उसमें तो नुमाया कमी हुई है। एक इल्ज़ाम लग रहा है मावराए अदालत कत्ल के, और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उस पर बहुत एतराज़ हो रहा है कि मावराए अदालत कत्ल में मुलव्वस है। ये दुरुस्त है? साफ़ी साहब, हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा अदालती निज़ाम है और प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, पुलिस का निज़ाम ही समझ लीजिए सारा, लेकिन ख़ास तौर पे प्रोसिक्यूशन और फिर अदालती निज़ाम जो है वो इतना कमज़ोर है कि अगर आप कहें कि पंजाब में पिछले 5 साल 10 साल में कितने डाकुओं को सज़ा हुई है, पकड़े तो गए, सज़ा कितनों को हुई है, तो शायद किसी को नहीं हुई। ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। इसी तरह जो कत्ल व गारत की सूरत हाल है, भत्ताखोरी की सूरत हाल है, बदमाशी की सूरत हाल है, लोग उनके ख़िलाफ़ गवाहियाँ नहीं देते। तो जब भी पाकिस्तान, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं सारी जगहों पे होता है, जब भी कभी ऐसा हुआ कि वायलेंस वेव बढ़ती चली गई, प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी पे अगर कभी हाई हैंडेडनेस हो गई, कभी पुलिस ने हाथ तगड़ा रख दिया, तो उसके ऊपर यकीनन आप भी आवाज़ उठाते हैं, हम भी आवाज़ उठाते हैं असम्बलियों में कि जी ये जुल्म है, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, या पुलिस ज़्यादती करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस के पास वो कुछ होता नहीं है जिसको पकड़ के पुलिस उसके खिलाफ चलान देती है, वो प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है कि वो छूट जाता है, अदालतों से जाकर लोग बरी हो जाते हैं, इतना लंबा प्रोसीजर होता है, बेलें हो गई, फ़ारग हो गए, तो फिर हम उनको नहीं जीने देते, लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ती है, और फिर ये क्राइम का जो ग्राफ है ये बढ़ता चला जाता है। अच्छा, मेरी सारी गुफ्तगू जो है ना, ये मैं किसी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को सपोर्ट नहीं करता कभी भी, लेकिन देखिए आपने अपने मुल्क के हालात के तहत ही चलना है। ये बात दुरुस्त है कि इस डिपार्टमेंट के आने के बाद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का इल्ज़ाम ज़रूर आया है,
लेकिन बहुत वाज़े तौर पे लोगों के अंदर इसमें इत्मीनान है। वो असला लेके नहीं घूमने दे रहे। जहाँ पहले ज़्यादा सख्ती हुई थी, अब फिर थोड़ा थोड़ा लोगों ने सर उठाना शुरू किया है, बंदूकें लेके कोई ना कोई छुपा के निकलते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नुमाइशी असला बंद होनी चाहिए जो उन्होंने कोशिश की थी। और जराइम के अंदर भी बड़ी वाज़े कमी हुई है। पहले कभी होता था किसी ज़िले में कोई एसपी अच्छा आ गया, तगड़ा आ गया, तो उसने आके दोनों तरीके से, एक उसका ये तरीका होता था कि वो जो अपने लीगल मीन्स हैं उसके अंदर रहते हुए, और कभी ये ज़रा ज़ोरदार तरीके से उसने क्राइम के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, तो जो डकैत थे, चोर थे, इस किस्म के लोग भाग जाते थे, लेकिन वो दूसरे ज़िलों में चले जाते थे। अब पूरे सूबे के अंदर है तो वहाँ उनको रास्ता नहीं मिल रहा। वाज़े कमी है, लेकिन ये मुस्तकिल इलाज नहीं है। मुस्तकिल इलाज वही है कि पुलिसिंग बेहतर हो जाए, प्रोसिक्यूशन बेहतर हो और जुडिशली जल्दी फ़ैसले सुनाए। आपको ना ये देखना पड़ेगा इस इल्ज़ाम से पहले कि हमारे बाकी डिपार्टमेंट, उनकी कैपेसिटी क्या है। अब ये कहा जाए कि कैपेसिटी बिल्ड भी तो हुकूमतों ने करनी होती है, तो जो बिल्ड करने की कोशिशें हैं वो कौन सी गवर्नमेंट ने नहीं की? हर गवर्नमेंट ने की हैं, लेकिन जब तक वो बिल्ड होंगी ग्रेजुअली, तब तक क्या इसी तरह चलने दिया जाए? तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। लेकिन अपने सिंध में आप लोगों ने बिल्कुल और कुछ किया, दूसरी इंतहा का मुजाहरा किया, और सिंध के जो कच्चे के डाकू थे उनको माफ़ी दिलवा दी और इस्तकबाल किया उनका। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तो मैंने सुने हैं, उनमें से किसी ने अगर हथियार डाले हों तो और बात है। और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा पुलिस ने भी और रेंजर्स ने भी, और कच्चे के डाकू सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब के पोर्शन में भी हैं, पंजाब ने भी, और बड़े जवानों ने, सिंध के भी और पंजाब के भी पुलिस के जवानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों के नजराने दिए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, सीरियस ऑपरेशन हुए हैं। अब मसला ये है कि सावी साहब, ये तो यहाँ पर भी तालिबान की सूरत हाल में ये जो पिछले दिनों भी रहा कि अगर किसी गाँव के अंदर जहाँ आबादी है, मासूम लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वहाँ से एक बंदा बैठ के, गुजरती हुई गाड़ी पुलिस की है या रेंजर्स की है या फ़ौज की है, उस पर गोली चला देता है, कुछ लोगों को ज़ख्मी या शहीद कर देता है, एक अकेला या दो बंदे। वो चाहें तो उसको पूरे घर को उड़ा देंगे, वो पूरी बस्ती को उड़ा सकते हैं, लेकिन जब वो रिप्लाई करना चाहते हैं तो उनके हाथ बंधे होते हैं, इसलिए कि वहाँ मासूम लोग हैं। उन मासूम लोगों के ऊपर बिलास दरेक तो फारिग नहीं हो सकती। सो उनको जब आप चाइस देना चाहेंगे तो मसला होगा। यही सूरत हाल कच्चे की है। वो आबादियों के अंदर रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है, और हम तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पे कहते हैं कि ये ऑपरेशन भले आपको मिलिट्री के ज़रिए करना पड़े या आपको रेंजर्स के ज़रिए करना पड़े, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं तो जो सहूलत यहाँ कच्चे के डाकुओं के लिए है कि वो हथियार पहन के और आ जाएं, तो ये सहूलत फिर टीटीपी के लिए क्यों नहीं है? तो कब नहीं है? कब नहीं थी? टीटीपी को तो ये 10 दफ़ा ये ऑफरें की गई हैं, और उनको कहा गया कि ये बैठ के बात भी करते हैं, आप अपना मुतालबा बनाइए, जो जायज़ मुतालबा है वो भी मान लेते हैं। और ये कौन सी गवर्नमेंट ने नहीं की? अब तो नहीं है ना। देखिए ना, अब तो एक हद होती है ना हर चीज़ की। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा कोशिशें करने के बाद भी अगर आपकी आदतें तब्दील नहीं हो रही और आप हर दफ़ा पहले से ज़्यादा घिनौने तरीके से सामने आ जाते हैं और ज़्यादा तकलीफ़ दे किस्म की सूरत हाल पैदा कर देते हैं और ज़्यादा बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर कितना आखिर टॉलरेंस ख़त्म हो जाती। तो आपके नज़दीक टीटीपी के मसले का क्या हाल है? सावी साहब, जो ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, अफ़गानिस्तान के साथ हो या टीटीपी के साथ हो, अल्लाह करे डायलॉग का अमल मुकम्मल हो जाए, कामयाब हो जाए और ये पीसफुली सेटल हो जाए। अल्लाह करे, मुझे नहीं लगता कैसा होगा। मेरा ख्याल ये है कि एक होते हैं सियासी मुतालबात। बलूचिस्तान के लोग हैं ना जी, वहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि जी वहाँ इंसर्जेंसी लाइक सिचुएशन है और वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे मार रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के कुछ मुतालबात हैं उन तंजीमों के। वो कहते हैं जी हमारे फ़र्ज़ करें मिसिंग पर्सन है, स्टेट कहती है जी 200-400 होंगे, वो कहते हैं नहीं हमारे 5000, 6000, 8000, जो भी नंबर का फ़र्क हो सकता है। अच्छा, उस पर बैठ के बात हो सकती है ना, लाओ भाई रिकॉर्ड लाओ, देखते हैं, हमने भी कई दफ़ा की, आपने भी उसको रिपोर्ट किया, बाकी भी देखते हैं। इसी तरह उनका यह है कि जी हमारी पोर्ट्स हैं, इसके ऊपर हमारा हक है, हमारे मिनरल्स पे हमारा हक है, इसके ऊपर डिबेट हो सकता है कि आप कितना रखें, पहले आपको कितना मिलता है, अब क्या हो सकता है। ये काबिल अमल बातें हैं। कश्मीर के अंदर एक राइज हुआ, लड़ाई हो गई, वहाँ पे भी शातें हो गई, दोनों तरफ हो गई, और उसके नतीजे में जाके हम लोगों ने बैठ के बात की, कुछ लिया कुछ दिया, बात बैठ के तय कर ली। आपसे क्या मांग रहे हैं ये?
ये रद्दुल फसाद जो इस वक्त है सारा चल रहा है, ये क्या, ये आपसे डिमांड क्या करते हैं तालिबान? ये कहते हैं कि हमने जो सबक पढ़ा है कि हमने शरीयत नाफिज करनी है और वो बज़ोर बाजू करनी है, और उसके लिए हम लोगों को भी कत्ल करेंगे, हम पुलिस को भी मारेंगे, हम फ़ौज को भी मारेंगे, हम गैर मुल्की फ़ौज को भी मारेंगे। यही काम करके अफ़गानिस्तान में वो कामयाब हुए। अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत कायम करके उन्होंने वोट तो नहीं लिए, उन्होंने वहाँ पे जो निज़ाम नाफिज किया जिसको वो शरीयत कहते हैं, वो उनका अपना वर्शन है, बाकी लोग उसको माने या ना माने, उस वर्शन को वो कहते हैं ये वो तरीका है जो ऐन इस्लामी है, और उसको जनरली लोगों की हमारे यहाँ भी सिंपथी है नॉन मज़हब के नाम पे। अब सवाल ये है कि वो फ़िक्र जो है ये भी उनके साथी थे, ये भी उनके साथ उस तहरीक में शामिल थे। अब हमारे मदारस में आज भी वही फ़िक्र परवान चढ़ रही है, वही पढ़ाया जा रहा है। वो फ़िक्र जो अफ़गान जहाज से चली थी अभी तक चल रही है, उससे पहले भी थी खैर वो नहीं, लेकिन शरीयत में क्या बुराई है? शरीयत तो हमारे आईन में भी है कि शरीयत सुप्रीम लॉ। उस पर बात करते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो कहते हैं कि हमने अब पाकिस्तान में भी ये शरीयत नाफिज करनी है, उसी तरीके से नाफिज करनी है, और वो कामयाबी की दलील भी देते हैं कि हमने तो बंदूक के ज़ोर पे फ़ौज के साथ लड़े हैं, इसी ज़ोर से वो फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं। तो क्या आप उनको डायलाग के ज़रिए इस बात पे कायल कर सकते हैं कि वो शरीयत का मुतालबा छोड़ के जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं करेंगे, आप निशानदेही कीजिए, गाइड कीजिए, पार्लियामेंट उसको कबूल कर लेती है। वो कहते हैं नो, वो शरीयत, वो तरीका जो अफ़गानिस्तान में है वो हमने नाफिज करना है। अगर आपको आइनी तरीका नाफिज कराना है आप जाइए, बात कीजिए, मैं फ़ौज से और हुकूमत से बात करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपने मुतालबात से सरेंडर कर सकते हैं? उधर वाले जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की, उनकी तो लेजिटिमेसी ये है, उनकी वोट लेजिटिमेसी नहीं है, उनकी ब्लड लाइन लेजिटिमेसी नहीं है। इलेक्शन कमज़ोर हो, अच्छा हो, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी लेजिटिमेसी यह है कि हमने ताकत के ज़ोर पे यहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम कर दी है जो निज़ाम है वो उनके कहने के मुताबिक अवाम की पजीराई उसको मिली है, यानी वो शरई निज़ाम हमने नाफिज किया। लेकिन अब वो निज़ाम जो उन्होंने नाफिज वहाँ किया है, जो उनकी लेजिटिमेसी का बायस वो गिनते हैं, वो इधर कैसे नहीं, उसको कैसे रोकेंगे? अल्लाह करे ये रुक जाए, अल्लाह करे वो ये बात मान लें। आपने कहा ना उनको इस बात पर कायल किया जाए, करिए, आप करिए, बाकी लोग करें। आपकी आवाज़ ज़्यादा सुन लेते होंगे कि पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए अगर वो समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो शरीयत के सिर्फ वही तो दावेदार नहीं है ना, बाकी सारे लोग भी तो अल्लाह को रसूल को मानने वाले हैं, किताब को मानने वाले हैं। सो एक कोई किसी जगह पे बैठ के कुछ तरीका कार तय कर लें और पार्लिमान के ज़रिए आइन के अंदर रहते हुए आइए गैर इस्लामी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। हम सब अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, हम सब चाहते हैं इस मुल्क पे इंसाफ हो, हम सब चाहते हैं लोगों को तालीम मिले, लोगों को इज़्ज़त मिले, लोगों को रोज़गार मिले। कौन नहीं चाहता? लेकिन उसका रास्ता क्या है? वो रास्ता जो अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने इस्तेमाल करके हुकूमत साजी की है, अगर ये ख्याल हो कि यहाँ पे भी ऐसा होगा तो वो एक कबायली नज़म में तो शायद चल गया, यहाँ नहीं चल सकता। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरके में। आज के जरके में हमारे साथ है जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, तहरीक लबैक पे पाबंदी लगा दी हुकूमत ने, अच्छा किया बुरा किया? कोई जमात, लबैक को छोड़िए, कोई जमात अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करती है तो आप उसको एक दफ़ा मौका देंगे, दूसरी दफ़ा मौका देंगे, तीसरी दफ़ा मौका देंगे। और तशद्दुद भी क्या है? तशद्दुद यह है कि आप पुलिस पे, रेंजर्स पे फायरिंग करनी शुरू कर दें, उनका कत्ल शुरू कर दें। ये जवाज़ कि पुलिस ने हम पे फायर किया, फ़र्ज़ करें ये दुरुस्त है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ तक भी दुरुस्त है, तो इवन देन आपको पुलिस पे वापसी फायर करने का इख्तियार नहीं है, किसी को नहीं। पुलिस अगर लाठी उठा के चलती है, हमने भी सारी ज़िंदगी ये जदोजहद की है, जिंदाबाद मुर्दाबाद सड़कों पे किया है, पुलिस से भी महाजराइयाँ हुई हैं, पथराव भी हुए हैं, पकड़े भी गए हैं, डंडे भी पड़े हैं, कुछ ना कुछ हमसे भी जातियाँ हो जाती थी, लेकिन एक लिमिट के अंदर होता है। सारी दुनिया के अंदर भी कभी एहतजाज के अंदर पुलिस वाले भी कभी ना कभी किसी पथराव में आ गए। लेकिन जहाँ फायर आर्म चले और पुलिस पे चले और रेंजर्स पे चले,
और उनके लोग न सिर्फ ज़ख्मी हों और दहाइयों की तादाद में हों, दर्जनों की तादाद में, एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा, कितनी दफ़ा। और फिर आपका मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं? क्या जत्थों की सूरत में आपको मोर्चा बंद हो के या रास्ते बंद करके आपको ये इख्तियार हासिल है? वो एक सियासी जमात हो या कोई तंजीमें हो, ताजर हो, किसान हो, जो मर्जी हो, क्या ये किसी को इस तरह का इख्तियार दिया जा सकता है कि वो सड़कें बंद करे और फिर वो मोर्चा बंद होके बंदूक बरदार होके लॉ इन्फोर्समेंट पे हमलावर हो जाए? इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। हाँ, लॉ इन्फोर्समेंट को भी बड़े कंट्रोल के साथ आगे रहना, आगे बढ़ना होता है, लेकिन अगर किसी वक्त वायलेंस की तरफ भी जाना है तो ये स्टेट का इख्तियार है, इंडिविजुअल्स का नहीं है। और जो इंडिविजुअल वायलेंस की तरफ जाएगा उसके खिलाफ कानून इस्तेमाल होगा। हमारे यहाँ होता यही है कि जब वक्त गुजर जाता है फिर एक तहरीक चल पड़ती है, लोग आ जाते हैं, हम बैठ के बातें करते हैं, फिर मामला ठंडा हुआ, अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जो बंदे किसी तहरीक के अंदर कत्ल हुए, हमने उनके कत्ल छोड़ दिए। जो परमानेंट डिसेबल हुए, हमने उनको भूल गए, लेकिन फिर मामला वहीं का वहीं है। और बजाय इसके कि हम उससे सबक लें, हुकूमत भी ले और एहतजाज करने वाले भी लें, बजाय इसके हम इसके ऊपर और नाज़ा हो जाएं और ज़्यादा एग्रेसिव हो के आगे से पहले से ज़्यादा तशद्दुद की तरफ बढ़ के आएँ, तो उसके अलावा फिर क्या रास्ते, रियासत के पास क्या रास्ते रह जाते हैं? नहीं तो क्या पाबंदी के सिवा कोई और हल नहीं है? गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, उनके पास अगर कोई और हल है आप भी तजवीज़ कीजिए। हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि वो रास्ता इख्तियार कर लें। मसलन उनसे बात की जाती है, उनको मेन स्ट्रीम किया जाता है, कितना नहीं, कब नहीं की गई, यही तो सवाल है। कौन सा दौर है? क्या उनसे यहाँ बैठे हुए थे जिस दिन, वहाँ डायलॉग नहीं हुआ था? क्या पिछली दफ़ा जब आए थे डायलॉग नहीं हुआ था? क्या इस दफ़ा डायलॉग नहीं हुआ? क्या शुरू होने से पहले नहीं हुए? जब लाहौर के शहर के अंदर तशद्दुद शुरू हुआ वहाँ डायलॉग नहीं हुए? क्या मुरीदके में आके डायलॉग नहीं हुए? तो ये सारे अमल जो हैं, अगर आप इसको टाइम गेन करके आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं और इसको अपनी ताकत बनाते चले जाते हैं और रियासत सरेंडर करती चली जाती है, तो अल्टीमेटली रियासत का सर्वाइवल जो है वो रिस्क पे चला जाता है। तो पीपल्स पार्टी पाबंदी के हक़ में है? मैं पीपल्स पार्टी की बात तो नहीं कर रहा, मैंने तो अपनी राय आपके सामने रखी है। पीपल्स पार्टी किसी जमात की पाबंदी के हक़ में नहीं है। हमारे यहाँ होता यह है कि अगर कोई नेक नीति से भी कानून बनाया जाता है तो जब उसका इस्तेमाल होता है तो बाज़ औक़ात वो गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये बात बहरहाल एक लाइन ड्रा करनी चाहिए कि मैं तो बड़े अरसे से, आज नहीं कह रहा, बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि डरी हुई हुकूमतें कभी मुल्कों के फ़ायदे नहीं करती। हुकूमतों को डर के नहीं चलना चाहिए। हाँ, हुकूमतों को जबर का हथियार भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जुल्म भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रियासत का हथियार बिल्कुल वायलेंस होता है। पीटीआई के साथ जबर का रवैया नहीं है? देखिए, पीटीआई का अपने साथ भी जबर का रवैया है, उनका बाकी जमातों के साथ भी जबर का रवैया है। हमने एक हाफिज़ साहब, एक बात हमें और भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे दानिश्वर और आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जब सियासी कारकुन हैं, साफ़ी हैं, वो कहते हैं, ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते कि देखें दुनिया में जहाँ जमहूरियतें हैं वहाँ इंसानी हकूक़ हैं। वो बड़ी स्ट्रगल के बाद वहाँ पहुँचे हैं, उनकी सोसाइटल वैल्यूज़ बदली हैं, उनकी सोसाइटियों के अंदर रिस्पॉन्सेज बदले हैं, तब जाके वो सोसाइटी ऐसी बनी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स भी लोग वायलेट नहीं करते, छोटे छोटे कानून भी लोग अमल करते हैं। अब सवाल ये है कि जो कुछ वो कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्या वो ठीक है? हमने सब जमातों ने कोशिश की थी साफ़ी साहब, हम एक ग्रोइंग समाज हैं, हम एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी हैं, हमें सबको मिल के इंच करके आगे बढ़ना है। दुनिया में कोई ऐसा इनकलाब नहीं आया कि रातों रात एक लीडरशिप उठी, उसने आके नारा मारा, उसकी आवाज़ पे लोगों ने लब्बैक कहा और फिर सोसाइटी एट लार्ज तब्दील हो गई और सब लहरें बहरें हो गई। ऐसा तो पैगंबरों के दौर में नहीं हुआ यार, बादशाहों के दौर में नहीं हुआ। तो जमहूरियत तो है ही अवामी राय से, तो उनको ये समझना होगा कि ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। हमने उनके लिए रास्ते पैदा करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमारे हाथ झटके। अब वो अकेले अगर समझते हैं कि वो सारे निज़ाम से लड़ लेंगे और लड़ के सब कुछ ठीक कर देंगे तो उनके लिए गुड लक टू देम। नहीं तो वो कह रहे हैं कि हमें लड़ाई पे मजबूर किया जा रहा है, हमें हमारे जायज़ हकूक़ नहीं दिए जा रहे। वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं कह रहे, आप भी जानते हैं वो दुरुस्त नहीं कह रहे, मैं भी जानता हूँ वो दुरुस्त नहीं कह रहे। अगर वो अब सारी बातें दुरुस्त कर रहे होते, दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया होता तो आज उनको ये हालात फेस न करने पड़ते। ये उनके अपने किए का उनके अपने किए का।
मैं पहले दिन से कह रहा हूँ उनके अपने किया है, कहा मेरी जमात ने और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने, जब इमरान खान साहब 2018 में आए थे, असम्बली के फ्लोर पे मीडिया पे बार बार कहा कि खान साहब आप केसेस हमारे हम चलाएंगे, फिर हम भुगतेंगे, आप इस मुल्क को चलाने के लिए टॉलरेंस पैदा करो। आज जो सिविल सुप्रीमेसी की बातें कर रहे हो, आज तो तुम कह रहे हो सारी जमात और सारे लोग कि जी इस मुल्क में सिविल लॉ होना चाहिए। कोई कौन कह सकता है ना हो? हम तो सारी ज़िंदगी इसके लिए लड़ते रहे, लेकिन ये किसी एक रात में तब्दीली जंप नहीं आ जाना। ये नौजवानों के ख्वाब बड़े इनकलाब के होते हैं। हम भी जब नौजवान थे, आप भी जब नौजवान थे, तालिब इल्म थे, तो आपका भी ख्याल था कि मुल्क में इस्लामी इनकलाब जो है वो यूँ आ जाना। हमारा भी ख्याल था कि सोशलिस्ट इनकलाब बस अगले साल नहीं तो उससे अगले साल तो आया ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब समझ आई आस्ता आस्ता, जब उम्र गुजरी है, तजर्बा थोड़ा बहुत हुआ है, तो उनको ये भी बार बार आपने भी समझाया, आपसे मुराद साफ़ियों ने, हमारे सियासी कारकुनों ने, सब ने। लेकिन अगर वो रास्ता आप अडॉप्ट नहीं करते और आप सिंगुलरली कोई रास्ता अलग इख्तियार करना चाहते हैं और आपके अपने रवैये जमहूरी नहीं है। देखिए ना आज क्या हो रहा है, खान साहब आज ही अपनी जमात के अंदर जमहूरी रवैया इख्तियार करा लें। इस वक्त उनकी जमात के सरबराह कौन है? खान साहब तो नहीं है ना, इस वक्त तो बैरिस्टर गौहर है जी। उनकी कोई हैसियत अपनी जमात, उनके सेक्रेटरी जनरल की कोई हैसियत अपनी जमात, उनको कोई पूछ रहा हो इस सारे अमल के अंदर, यानी फैसला साजी में वो बाकी जमातों के साथ किसी के साथ अगर डायलॉग में एंगेज होते हैं, उनकी फैमिली है या चंद लोग। ये तो पीपल्स पार्टी में भी जरदारी साहब की बात हर पे आखिर समझी जाती है और मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ की बात हर पे आखिर समझी ऐसे ही है। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल थी ना जी, तो उस वक्त हमारे पीछे एक कमेटी होती थी और वो कमेटी बाख्तियार होती थी, वो गाइडेंस लेती थी मोहतरमा से, लेकिन अगर वो किसी जगह जाके बैठ के कोई डायलॉग करती थी, जो फैसला कराती थी वो ओन होता था। मियाँ साहब की जमात के साथ भी ये था। तो पीछे एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो स्ट्रक्चर आप खड़ा, मेरा सवाल ये है, वो उनकी मर्ज़ी है, मैं उन पर मुदाखलत करने का हक़ नहीं रखता, लेकिन अगर आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है और आप बाकी जमातों को कह रहे हैं कि वो जमातें ठीक नहीं है, उनके यहाँ तो बड़ी अथॉरिटेरियनिज़म है, वो ख़ानदानी जमातें हैं, फलां, तो आप अपने अंदर तो एक ऐसा अमल शुरू कर दें जो चले बाकियों के लिए भी सबक बने। आपके हाँ आपके कहे हुए अल्फाज का उसकी ताबीर तो बेहतर हो जाए, वो मोतबर हो जाए, मुल्क के अंदर को अच्छा रवैया और बेहतर आ जाए, करें तो सही। इसीलिए उन्होंने जो कुछ किया है वो पहले उन्होंने सिविल स्पेस खुद छोड़ी है, फिर उसको एक भद्दे तरीके से हासिल करने की कोशिश की है। गवर्नेंस के क्या मॉडल दिए जी उन्होंने, यानी वो गवर्नेंस के ऊपर बहुत मोतरस थे कि फ़लाँ जगह करप्शन होगी, फ़लाँ जगह बैड गवर्नेंस, फ़लाँ जगह ये। यार जिनको आप ताने मारते रहे, जिन पे आप इल्ज़ाम लगाते रहे, जिनको आप जेलों में डालते रहे, जब उनकी जगह आपने अपनी गवर्नेंस नाफिज करना चाहिए तो आपको तो बुज़दार ही मिले थे ना, महमूद खान ही मिले थे। आपको क्यों नज़र नहीं आए अच्छे लोग? आपको क्यों नज़र नहीं आए बाकिरदार लोग? आपको क्यों नज़र नहीं आए बेहतर काबिलियत के हामिल लोग? क्यों? आज आप कहते हैं फिर वही नारा है, तो लोग जज्बात में उनके साथ बातें करते रहते, चलते रहते हैं। और आज भी अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर KP को ये जिम्मेदारी दी है तो साथ मैंडेट भी दिया, साथ उनको ये कुछ एक चार्टर ऑफ डिमांड भी दिया कि आपने ये करना है। अब इस सूरत में ये भी है कि चीफ मिनिस्टर साहब का रवैया भी देखने की, पिछले का भी इसका भी, यानी साफी साहब मैं तो अक्सर हैरान होता हूँ, मेरी बात पर पता नहीं मुझे कितनी गालियाँ पड़े, लेकिन चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान KP के कैबिनेट नहीं बना रहे। वो कहते हैं जी मुझे खान साहब से मिलने दें, मैं उनसे मिलूँगा, गाइडेंस लूँगा, फिर कैबिनेट बनाऊँगा। इमरान खान साहब अब सरकारी तौर पे, ऑफिशियली, कानूनी तौर पे वो PTI के सरबराह नहीं है, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उनसे अगर किसी ने मशवरा करना है तो वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में करना है, उनकी हमशीरा मिलती हैं, वो कर लें। एक कन्विक्टेड कैदी को जो किसी जमात का सरबराह नहीं है, उसको उसकी फैमिली और उसके वकला मिल सकते हैं या जिनको कानून इजाज़त देता है। ये जो इस्तेहकाक बनाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर साहब का कि मैं अपने लीडर से मिलूंगा, वो आपका लीडर आपकी चॉइस का सिर्फ हो सकता है, वो लीगली लीडर नहीं है जी। मिलना आपने उसको लीगली है। तो कुछ इस तरह के वो नज़म पैदा करें। सब बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। सवाल ये था कि PTI ने जो कुछ किया, अब भी एक लड़ाई लड़नी है ना, उस लड़ाई का भी एक कोई तरीका रखें। अगर वो बेसिमती की लड़ाई होगी तो अल्टीमेटली इस तरह की सारी तहरीकें और लड़ाइयाँ डाइल्यूट हो जाती हैं। हमारा भी एक तरीका है और वो वक्त की पाबंदी का है, तो वक्त ख़त्म हुआ है, तो वरना आपसे गुफ्तगू का बहुत मज़ा आता है।
बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, इस साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप आगाह करते रहेंगे। सलीम साफ़ी और जिरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।